दोस्तों मेरा नाम आशीष है। आज से हम शुरू करते हैं इतिहास यानी कि हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री कैसे आया, ठीक है, हिस्ट्री का क्या अर्थ है, हिस्ट्री की क्या परिभाषा है, आज हम समझेंगे। तो आज देखेंगे भारत का इतिहास। दोस्तों पहले आपको बता दें कि इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। देखिए इतिहासकार कई आए और जितने भी इतिहासकार आए उनके लगभग विभिन्न विभिन्न मत थे। जैसे कुछ इतिहासकार हैं, उन्होंने इतिहास शब्द का अर्थ बताया कि सीखना, ठीक है। कुछ इतिहासकार आए, उन्होंने इतिहास का अर्थ बताया सीखना, और कुछ लोग इतिहास का अर्थ बताते हैं घटित होना। क्या बताते हैं? घटित होना, ठीक है। और कुछ लोग आए, उन्होंने इतिहास का अर्थ बताया जानना अथवा ज्ञात होना। क्या? जानना अथवा ज्ञात होना। अब इतिहास का पिता कौन है? इतिहास का पिता हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का परिभाषा क्या है। देखिए इतिहास शब्द के मुख्य रूप से दो अर्थ बताए गए, ठीक है। इतिहास शब्द के मुख्य रूप से कितने अर्थ बताए गए? दो अर्थ बताए गए। पहला बताया गया कि इतिहास विभिन्न घटनाओं का संकलन मात्र है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि पहला अर्थ बताया गया इतिहास विभिन्न घटनाओं का संकलन मात्र है, और दूसरा जो बताया कि इतिहास स्वयं ही एक घटना है, ठीक है। इतिहास स्वयं ही एक घटना है। यदि हम घटना के अभाव में इतिहास लेखन की कोशिश करें तो यह पूरी तरह संभव होगा। मान लीजिए कोई घटना ही नहीं है और घटना नहीं है, मान लीजिए हमारे मान लीजिए आप इतिहास लिखना शुरू कर रहे हैं। इतिहास लिखने के लिए आपके पास कोई घटना नहीं है, कोई इंसिडेंट नहीं है, तो आप इतिहास कैसे लिखेंगे? इतिहास लिखना असंभव होगा। दूसरी बात पे इधर क्या गया है कि यदि हम इतिहास को स्वयं एक घटना स्वीकार करें, ध्यान रखिएगा, यदि इतिहास को हम स्वयं एक घटना स्वीकार करें तब हमारे सामने यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यह घटना कब, क्यों और कहां, कैसे घटित हुई। तो वास्तव में इन प्रश्नों का उत्तर ही इतिहास है, क्योंकि इतिहास में ही हमें प्रत्येक घटना के संबंध में उठने वाले सभी प्रश्नों की जानकारी व उत्तर प्राप्त होते हैं। फिर से बता रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिए कि इतिहास शब्द के मुख्य रूप से दो अर्थ बताए गए। पहला बताया गया कि इतिहास विभिन्न घटनाओं का संकलन मात्र है, दूसरा बताया गया इतिहास स्वयं ही एक घटना है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई इतिहासकार है, वो अपना इतिहास लिखना चाहता है और घटना उसके पास नहीं है तो इतिहास नहीं लिख सकता है। और दूसरा कहा गया यदि इतिहास को स्वयं घटना माना जाए, ठीक है, तो ये तब ये सामने प्रश्न आ जाए कि भैया ये घटना हुई क्यों, कब घटित हुई और कैसे घटित हुई। तो वही क्या है? वही एक इतिहास है। तो इतिहास को हम आमतौर पे देखिए चार पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। पहला है विश्व इतिहास, जिसे वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा है प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और तीसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास अर्थात मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और चौथा है आधुनिक भारत का इतिहास अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन चारों खंडों में से सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट सेगमेंट है तो वो सेगमेंट है चौथा सेगमेंट, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में वो यहीं से पुटअप किए जाते हैं। उसके बाद अगर कोई पुटअप किया जाता है तो वो प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बात अगर हम विश्व इतिहास की करें तो विश्व इतिहास का संबंध सिर्फ ऑप्शनल और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे मान लीजिए यूपीएससी किसी का मेंस है तो वर्ल्ड हिस्ट्री वहां पर आपका काम करेगा। यूपी पीसीएस मेंस है या फिर स्टेट, किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर मेंस दे रहे हैं तो वहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी हिस्ट्री ऑप्शनल है तब भी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है और आप छोटे मोटे वनडे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी कर रहे हैं, बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन का भारत के इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना होगा। आप वहां से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा अगर कोई पढ़ना है तो वो बार बार पढ़ने लायक है वो आधुनिक भारत का इतिहास। हालांकि पढ़ने लायक तो सभी है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास से ही पुटअप किए जाते हैं। तो इसलिए
आप लोग ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी आपको यहाँ वीडियो दिए गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको देखिए। और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो वीडियो है वो बन चुका है, वो प्लेलिस्ट में भी है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बेसिकली जिस बात की या जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो बेसिकली है प्राचीन भारत का इतिहास। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। और आपको बता दें कि आधुनिक भारत का इतिहास का वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां से मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो आप देख सकते हैं। टोटल उसमें 45 वीडियो हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं है, लेकिन 45 वीडियो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लेट नहीं करेंगे आपका, तो एंशिएंट हिस्ट्री हम देखते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास आप यहाँ देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारतीय इतिहास की क्या स्रोत हैं। स्रोत के तौर पे अगर हम देखते हैं तो पहले साहित्यिक साक्ष्य, फिर विदेशी यात्रियों के विवरण, फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है। ध्यान रखिएगा, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। और आगे इसी में देखिए साहित्यिक साक्ष्य में है धार्मिक साहित्य, ठीक है। धार्मिक साहित्य है इधर, फिर लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में क्या क्या है, ब्राह्मण साहित्य है और ब्राह्मणोत्तर साहित्य है। और इधर लौकिक साहित्य में है ऐतिहासिक तथा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ तथा जीवनियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये मान चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप अवश्य किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें जो इतिहास है, ठीक है। इतिहास को हम 3 काल में बांटते हैं, ठीक है। 3 काल में हम इतिहास को बांटते हैं। जो पहला काल है उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा जो काल है वो बहुत इंपॉर्टेंट काल है ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं हिस्ट्री। दोस्तों जैसे जो प्राग ऐतिहासिक काल है, आपको यहाँ मैं जनरली बता रहा हूँ, जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, किसमें, प्राग ऐतिहासिक काल में, अर्थात प्री हिस्ट्री काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। और दूसरा प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिल गया लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। किसे, क्या, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिल गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और तीसरा जो है वो ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्ट्री, इसमें लिखित साक्ष्य है, मिला भी है और पढ़ा भी जा चुका है। तो अंतर समझ में आ गया ना तीनों काल का। जो पहला है प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो वो पाषाण कालीन सभ्यता है। पाषाण कालीन सभ्यता में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। अगर क्वेश्चन पुटअप करता है कि पाषाण कालीन सभ्यता किस काल के अंतर्गत आता है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। और अगर दूसरी बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल का, तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, उसमें आएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आंसर क्या होगा, आद्य ऐतिहासिक काल। और जो ऐतिहासिक काल है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आपका ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए साहित्यिक साक्ष्य, देखिए साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हम 2 प्रकार की ऐतिहासिक सामग्रियों का अध्ययन करते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य, ठीक है। अब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम 2 ग्रंथों की चर्चा करते हैं। वो 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। अब जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें ब्राह्मण साहित्य में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ब्राह्मण साहित्य में हमें वेद, ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, धर्मशास्त्र और वेदांग, ठीक है, ये सभी और स्मृति भी इस ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम बात करते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य की, तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्यों से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। और अगर हम बात करें लौकिक साहित्य के अंतर्गत, लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथों में वो जीवनियाँ आती हैं, कल्पना प्रधान आती हैं, फिर गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। हम ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम वेद पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेद के बारे में, जैसे वेद 4 प्रकार का होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे वेद जो है भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है, ये भी आपको पता है।
और तो वेद का जो संकलन करता है वो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। ठीक है, इन्होंने वेद का संकलन कर्ता किए थे। अब आपको ये भी पता है कि भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती थी। जो भारतीय परंपरा थी वो वेदों को क्या मानती थी? नित्य तथा अपौरुषेय मानती थी। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है ये। ठीक है, अगर हमें वैदिक युग की कोई सांस्कृतिक दशा के बारे में जानना है तो वो वेद ही एकमात्र स्रोत है। ठीक है, इनमें जो ऋग्वेद है, अब देखिए इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। और अगर वेद त्रयी की बात करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेद त्रयी, तो वेद त्रयी के अंतर्गत 3 वेद आते हैं। वो ऋग्वेद आते हैं, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। अथर्ववेद नहीं आता है वेद त्रयी के अंतर्गत। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो चलिए हम ऋग्वेद देख लेते हैं। तो ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद मतलब है ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान की संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान की संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। और इस वेद के जो ऋषि होते हैं उन्हें होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम रचना है। ऋग्वेद भारत की क्या है? ऋग्वेद भारत की सबसे पुरानी रचना है। ठीक, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और इसी ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध अर्थात 10 राग युद्ध हुआ था पुरु और भरत के बीच। कहाँ पे हुआ था? रावी नदी के तट पर हुआ था। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय है और दूसरा कौशितकी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पुटअप किए जाते हैं, वो मिलान करने के लिए दे दिया जाता है कि भैया ऐतरेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और इसी तरह कौशितिका का पूछ लेगा कौशितिकी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौशितकी है। ठीक है, अब दूसरा यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इस वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। आपको बता दें कि यह वेद यानी कि यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, जबकि जो तीनों वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वो सिर्फ और सिर्फ किसमें है? वो सिर्फ और सिर्फ पद्य में है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ पद्य में है और गद्य और पद्य दोनों में है यजुर्वेद। इसके पाठकर्ता अथर्व कहलाते हैं और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ और तैत्तिरीय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ हैं। किसके? यजुर्वेद के। कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ वो ऋग्वेद के हैं। ठीक है, सामवेद, देखो साम का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है गान। तो यह यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके जो पाठ करता है उसे उद्गात्री या उद्गाता कहा जाता है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो पंचविश और खडविश हैं। ठीक है, पंचविश और खडविश हैं। अगला देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का जो महत्व है इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें टोटल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी पुराने हैं। ठीक है, तो इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया था। ठीक है, इस वेद की जो रचना की थी वो अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया था। ये बाद में इसको जोड़ा गया वेद में। ठीक है, तो इस वेद में रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, औषधि, विवाह, प्रेम, राजकर्म, अनुसंधान, ठीक है, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र
सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है, जो अथर्ववेद है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसके पाठकर्ता को ब्रह्म कहते हैं और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपत है। ठीक है, तो अथर्ववेद में कहा गया कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया। ठीक है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। अगला देखिए, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेदांग है। ठीक है, इससे पहले हमने वेद पढ़ लिया। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके अंतर्गत जो प्रक्रिया थी हमने पढ़ा। दूसरा देखिए वेदांग। ठीक है, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। या ध्यान रखिएगा, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, जिसमें जो पहला वेदांग है वो है शिक्षा, दूसरा वेदांग ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त और छठवां जो है वो छंद है। ठीक है, ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञात करने में सहायक थे। इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। अब स्रोत में गृह और धर्म सूत्र के अध्ययन में हम इस विधि विधानों, कर्मकांडों, राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। देखिए उसके बाद महाकाव्य है। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का समय आता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने किया था। ठीक है, और अगला देखिए चौथा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आमतौर पर संहिता के बाद, अब संहिता तो आप लोगों को पता ही है कि चारों वेदों को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। तो संहिता के बाद ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान आता है। ठीक है, तो इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद के लिए क्या है, ऐत्रेय और कौशितकी है। यजुर्वेद के लिए शतपथ और तैत्तिरीय है। सामवेद के लिए पंचविश और खडविश है और अथर्ववेद के लिए गोपत है। तो इन ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार की पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो कर्म कांडों के अलावा इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन है। तो इसी प्रकार आरण्यक, ठीक है, इसी प्रकार आरण्यक और उपनिषदों में भी कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए पांचवा यहाँ पे पुराण। तो पुराण जो है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। ठीक है, पुराण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पुराण कितने हैं, 18 पुराण है। अब पुराण की जो रचयिता है लोमहर्ष, क्या लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। तो पुराण 18। तो पहला है ब्राह्मण, दूसरा पद्म, विष्णु, शैव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मावर्त यानी कि वैष्णव, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड। तो ये 18 पुराण हैं। देखिए जो पुराणों का इंपॉर्टेंस है वो राजाओं के वंशावलियों से संबंधित है। तो 5 प्रकार के पुराण हैं, यानी कि केवल 5 ही पुराण हैं ऐसे जिसमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो वो 5 कौन कौन से हैं, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण से राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है, देखिए मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, सातवाहन वंश के लिए मत्स्य पुराण, गुप्त वंश के लिए वायु पुराण। ठीक है, तो आप लोग ये भी पता होगा कि जो पुराण है वो सबसे पुराना है और प्रामाणिक पुराण है। कौन सा, वो मत्स्य पुराण है। पुराणों में अगर जब सबसे पुराना और जो प्रामाणिक पुराण है वो कौन सा है, मत्स्य पुराण है। ठीक है, अगला देखिए धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र
स्मृति, भाष्य, निबंध आदि को सम्मिलित रूप से धर्मशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, निबंध आदि को सम्मिलित रूप से धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का जो काल है वो सामान्यतः 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया जाता है। आपस्तंभ, बौधायन और गौतम के धर्मसूत्र बहुत पुराने हैं। सबसे अगर पुराना कोई धर्मसूत्र है वो आपस्तंभ, बौधायन और गौतम के हैं। तो धर्मसूत्रों में ही सर्वप्रथम हमें वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? धर्मसूत्र से ही हमें सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन मिलता है। स्मृतियों में मनु स्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 4 वर्णों से, तो 4 वर्ण अलग अलग कर्तव्यों का निर्देश मिलता है। तो बाद में धर्मसूत्र का स्थान स्मृतियों ने ले लिया। तो जहां धर्मसूत्र गद्य में है वहीं स्मृति ग्रंथ किस में है? पद्य में है। ठीक है, जहां जो धर्मसूत्र है वो गद्य में, वहीं स्मृति ग्रंथ किस में? पद्य में है। स्मृतियों में आपको पता है कि मनुस्मृति सबसे पुरानी है। तो बूलर के अनुसार इस रचना ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर ईसा की 2री शताब्दी के मध्य हुई थी। इसकी जो रचना हुई थी स्मृति की, वो ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर ईसा की 2री शताब्दी के मध्य हुई थी। तो अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन, देवल इत्यादि हैं। ठीक है, तो मनु स्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। नारद स्मृति में गुप्त युग के विषय में जानकारी मिलती है। नारद स्मृति में कहाँ से? गुप्त युग के विषय में जानकारी मिलती है। अगर हम टीकाओं की बात करें तो टीकाओं से भी हमें हिंदू समाज के विविध पक्षों के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए, ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ हैं। तो अब जो बौद्ध ग्रंथों में का सबसे जो पुराना है और जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक में कितने हैं? त्रिपिटक में 3 ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया। तो उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भाग में बांटा गया था। तो वही विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। तो सुत्त पिटक में क्या बात कही गई है? सुत्त पिटक में कहा गया है धार्मिक सिद्धांत अथवा धर्म उपदेश दिया गया है। और विनय पिटक में कहा गया है संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं। और अभिधम्म पिटक में कहा गया है दार्शनिक सिद्धांत। इसके अलावा अगर हम निकाय की बात करें, ठीक है, निकाय और जातक, इससे भी हमें अनेकानेक ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है। पाली भाषा में लिखा गया बौद्ध ग्रंथों का प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें जैन साहित्य या जैन ग्रंथ की, देखिए जैन साहित्य को आगम सिद्धांत, ठीक है, आगम या सिद्धांत कहा जाता है। तो जैन साहित्य की दृष्टिकोण में भी बौद्ध साहित्य के समान ही धर्मपरक है। तो जैन ग्रंथों में परिशिष्ट बर्मन, भद्रबाहु चरित, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण इत्यादि ये सभी क्या हैं? प्रमुख हैं। इनसे क्या होता है? अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है। तो जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र, ठीक है, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, अगला देखिए लौकिक साहित्य में, इस यानी कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है, जिसमें भारतीय इतिहास जानने में काफ़ी मदद मिलती है। तो इसमें रचना और रचनाकार देख लेते हैं। तो रचना किसकी? जैसे अष्टाध्यायी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रचना में अष्टाध्यायी पाणिनि किए थे, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, महाभाष्य पतंजलि, कथा सरित सागर सोमदेव, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, अर्थशास्त्र कौटिल, हितोपदेश नारायण पंडित, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, किरातार्जुनीयम भारवी, ठीक है, और कामसूत्र वात्सायन, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा राजशेखर, नीतिसार कामंदक,
मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, मृच्छकटिकम, शूद्रक, और आगे देखिए हर्षचरित, बाणभट्ट, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, रासरंगड़ी, कल्हड़, बृहत संहिता, वारामिरी, आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट, उत्तर रामचरित, भवभूति। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।